कान्हा देखने में बड़ा ही प्यारा था। अजी हो भी क्यों ना, बच्चे होते ही भगवान का रूप है। बहुत ही खूबसूरत था। जो एक बार उसे देख लेता उसे बिना प्यार किए नहीं रहता था। पारो कान्हा की यशोदा मैया जो ठहरी, हरदम लाल मिर्ची वार कर चूल्हे में जलाती थी और आसपास के लोगों को कोसती रहती थी। हर बला से वो कान्हा को दूर रखती थी। अपने बेटे की माँ भी थी और पापा भी थी। राम भी कभी कभार चोरी छिपे बच्चे से मिलने उसके स्कूल में चला जाता था और कहता था कि उसकी मम्मी को ना पता चले। कान्हा को भी राम का साथ ना जाने क्यों अच्छा ही लगता था, जिसकी वजह से उसने भी अपने मम्मी को जो उसके बारे में कभी नहीं बताया। पार्वती को एक दिन एहसास हुआ कि रीता का तो कोई अता पता नहीं है और वो सोचने लगी, हे भगवान, ये रीता की बच्ची कहाँ मर गई? इतने दिन हो गई और आई नहीं मुझसे मिलने। आखिर क्या हुआ, क्यों नहीं आई? इतने दिन तो कभी नहीं होते, आ ही जाती थी। एक वही तो है मेरी सबसे खास और मेरी सबसे चहेती सहेली, जिससे मैं अपने दिल की बात को बिना डरे और बिना झिझके खुलकर कह लेती हूँ। पारो को रीता की बड़ी चिंता हो रही थी। उसने सोचा कि चलो हर बार तो वही आती है रीता की बच्ची, इस बार मैं उसे और परी को सरप्राइज दूंगी। फिर क्या था, पारो अगले दिन पहुंच गई रीता के घर। पारो पहली बार रीता के घर आई थी, जिसकी वजह से उसे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। रीता के घर वाले कहीं बुरा ना मान जाएं उसे इस तरह से यहाँ देखकर। कोई ना, पारो को जिसको जो मन में आए वो मानता रहे, पर मैं तो आज अपनी रीता नाम की भूतनी से मिलकर ही जाऊंगी। पारो अपने आंचल के छोर को अपनी कमर में लपेटते हुए सोचती है और आगे बढ़ने लगती है। रीता का घर 2 मंजिल में बना हुआ था। देखने में लग रहा था जैसे पुराने जमाने की पुरानी हवेली हो। पारो का पैर कांप रहे थे, फिर भी वो निडरता से आगे बढ़ती चली जा रही थी। पारो को परी के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। पारो उसी आवाज़ के पीछे चल दी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे एक औरत के बोलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मानो वो औरत किसी को बड़ी बुरी तरह से डांट रही हो और बुरा भला कहकर ताने दे रही हो। हे ईश्वर, हे महादेव, किस कलम से मेरे बेटे का भाग्य लिखा जो इस कुलक्षणी को मेरे बेटे के भाग्य में लिख दिया। वंश तो दे नहीं पाई, ऊपर से मेरे वंश को भी खा गई। और अपने दांतों को भींचते हुए वह औरत बोले जा रही थी। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो इसे ब्याह कर मैं लाई थी। अपने माथे पर हाथ मारते हुए वह औरत कह रही थी, सत्यानाश हो इसका। पारो के मन में उत्सुकता जग रही थी कि आखिर ये औरत है कौन और ये इस कदर इस हद तक किसे बुरा भला कह रही है। जैसे जैसे पारो आगे बढ़ती वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। अरे क्या, ये तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ है। हे गंगा मैया, यह सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इस तरह से पारो जोर जोर से विलाप करने लगी। पारो दरवाजे की ओट में खड़ी हो बस रोए जा रही थी, पर उसके आंसुओं को सुनने वालों मानो वहाँ पर कोई नहीं था। हाय रे नियति, यह कैसा रंग दिखाया तूने। आई तो थी मैं अपनी प्यारी सी सहेली को सरप्राइज देने, पर मुझे कहाँ पता था तूने तो पहले से ही सरप्राइज तैयार कर रखा है। पर क्यों किया तूने ऐसा? रोते रोते पारो अपनी सहेली की तरफ देखती है और चीख कर रोने लगती है। पारो को रोता देखकर वो औरत पारो की तरफ देखते हुए बोली, लो अब कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? जिसको देखो मुंह उठाकर चला आता है। पारो भी अभी बस रोई जा रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि उसके सिर को दीवार में दे मारे, पर बस अपनी सहेली रीता के लिए चुप थी। पारो खुद को संभालते हुए लड़खड़ाते हुए कदमों से रीता की तरफ बढ़ने लगी, पर रीता तो बिल्कुल भी इस चीज़ का भान नहीं था पारो के होने का। वो तो जैसे लग रही थी कि कोई मोम से बनी बेजुबान गुड़िया हो। पारो ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी सहेली को इस हालत में देखेगी। रीता अब वो रीता नहीं थी जो पारो को हमेशा हंसाती रहती थी। आज तो वो खुद ही मानो हंसना भूल बैठी थी, बस पथराई आंखों से नीचे देखे जा रही थी। रीता की जिंदगी से मानो सारे रंगों ने एक साथ कट्टी कर ली थी, या यूँ कहें कि सारे रंग रूठ गए थे। सफ़ेद साड़ी में लिपटी रीता पत्थर की मूरत बनी बस खड़ी थी।
पारो ने अपने दोनों हाथों को फैलाकर उसे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया और एक छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रो रही थी। रीता के चेहरे को बार बार छूकर कहती, रीता मेरी तरफ देखना, एक बार मुझे देखना, तुझे क्या हो गया, कुछ तो बोल। अभी रीता ज्यों की त्यों खड़ी थी। पारो कहती है, रीता मैं तेरी पार्वती, और उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बार बार कहती है, एक बार, सिर्फ एक बार तो मुझे देख रीता, यह क्या हो गया मेरी जान, कुछ तो बोल, तेरी चुप्पी मेरा दम निकाल देगी, कुछ तो कह, एक बार मेरी ओर देख तो सही। रीता रीता चीख चीख कर पारो उसके कंधे को झंझोड़ते हुए कहती जा रही थी, पर कोई फायदा नहीं। रीता अब भी चुप थी। पारो ने रोती हुई परी को अपनी गोद में उठाया और रीता को दिखाते हुए बोली, अरे पगली, इस बच्ची की तरफ तो देख, इसका क्या हाल होगा जरा सोच तो। रीता के सजल नेत्रों से पारो की तरफ देखा, उसके गले से लिपट कर वह बिलक बिलक कर रो पड़ी। पारो ने अपनी बाहों में भरकर उसकी पीठ को बड़े ही प्यार से सहलाने लगी। पारो भी यही चाह रही थी कि आज रीता भी जी भरकर रो ले, ताकि उसके हृदय की सारी पीड़ा आंसुओं में बह जाए। रीता की दर्द भरी सिसकियां थमने का नाम नहीं ले रही थीं। काफ़ी देर तक दोनों सहेलियां रोती रहीं। पारो, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, रीता सिसकते हुए बोल रही थी। उन्होंने मेरे दामन में कांटे क्यों डाल दिए, अब मैं कैसे जीऊँगी अपने पति के बिना। पारो कहती है, पगली, तेरे पास तो मैं हूँ और परी भी है, तू अकेली थोड़ी है, चुप हो जा बस। बस प्यार से सहलाते हुए पारो बोली। रीता कहने लगी, पारो अब मेरा जीने का मन नहीं करता, मैं जी कर क्या करूँगी, थकान भरी है जिंदगी, पर मुझे अब खुद से छुट्टी चाहिए। रीता, यही तो जिंदगी है, पारो कहने लगी, कभी खुशी तो कभी गम देती है, और फिर किसी के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती मेरी बहन। उसके आंसुओं को पोंछते हुए पारो बोली, फिर परी का क्या होगा, इसने तो अभी दुनिया देखी भी नहीं है, इसके लिए तो तुझे जीना पड़ेगा रीता। और समझाते हुए बोली। रीता कहती है, मेरे पति मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चले गए, तू ही बता मैं कैसे जीऊँ। पारो कहती है, फिर तो मुझे भी कब का मर जाना चाहिए था, तू ही बता जरा, क्या मेरे पति मेरे साथ हैं क्या। तेरे पति को तो भगवान ने ले लिया, पर मेरे पति तो इसी दुनिया में हैं ना, फिर तो तू ही मुझे बता क्या करना चाहिए मुझे। रीता रोते रोते इतनी ही बोली, पारो मैं तेरी तरह मजबूत नहीं हूँ, तेरी तरह कलेजा कहाँ से लाऊं, तू ही बता। कहते कहते पारो के सीने से लगकर रीता रोने लगी। पारो बड़ी मुश्किल से रीता को शांत कर पाई और उसे अपने साथ लिवा लाई। पारो ने कहा, मुझे तुझसे एक शिकायत है। रीता बोली, क्या। पारो कहने लगी, तूने मुझे इतना पराया क्यों कर दिया, जो तू अपना दर्द भी नहीं बांट सकती मुझसे। रीता ने कहा, क्या कहूँ, अचानक से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, ऊपर से मेरी सास के तानों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया, तो क्या कहती मैं तुझसे, मुझे माफ़ कर दे। पारो कहती है, अच्छा आज पता चला ऊपर वालों ने दोस्त क्यों बनाया है, तू ना होती तो मैं मर जाती रीता। कहते हुए उसकी आंखें भर आईं। पारो थोड़े मस्ती भरे स्वर में कहने लगी, चल अब ज़्यादा मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ा। पारो अब सारा दिन रीता, कान्हा और परी का ध्यान रखती। रीता रहती तो थी अपने पिता के घर पर, मगर उसका सबसे ज़्यादा ध्यान तो पारो ही रखती थी। पारो रीता को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ कहती रहती, रोज़ नए नए चुटकुले सुना सुनाकर उसे हंसाने की कोशिश करती रहती। समय का पहिया फिर अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। वो कहते हैं ना, टूटे हुए दर्द सिर्फ एक टूटा हुआ ही समझ सकता है, कुछ ऐसा ही था। पारो और रीता को समझती थी और उतना ही उसे कोई और नहीं समझ पाता था, और जितना रीता समझती थी पारो को, उतना कोई और नहीं समझ पाता था पारो को। परी और कान्हा दोनों अब साथ में स्कूल जाने लगे थे। जहाँ सुजाता को पारो का साथ मिला था, वहीं परी को कान्हा का साथ मिला था। दोनों एक साथ बड़े हो रहे थे। मजाल था जो परी को कोई चोट पहुँचा दे, कान्हा उसका खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखता था। इधर ममता की भी गोद भर गई थी, यानी पारो बुआ बन गई थी, और नीता की प्यार की गाड़ी जो मनीष पर ही अटकी हुई थी, और मनीष था जो पारो पर आज भी अटका पड़ा था। नीता के 1000 बार कहने के बाद भी उससे शादी करने के लिए मनीष राजी नहीं हुआ। थक हार कर नीता भी कहीं और शादी करने के लिए हाँ कर दी थी।
बड़ी धूमधाम से नीता की शादी हो गई। मनीष अभी भी पारो का पीछा करता और कहता, अरे काहे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो तुम? हम तुम्हारी राह में फूल बिछाना चाहते हैं, तुमों की कांटों को गले लगाए बैठी हो। मान भी जाओ ना, अरे हम तो तुम्हें शिद्दत वाला प्यार करते हैं भाई। पारो भी बदले में कसकर चांटा लगा देती और कहती कि वो क्या है ना कि हम तुमसे शिद्दत वाला नफरत करते हैं, खुद को रोक नहीं पाते तुम्हें पीटने से। मनीष अपने लाल लाल गालों को सहलाते हुए कहता, हाय कितना फ़र्क है हम दोनों की चाहत में। मुझे तुम्हें याद करने से फुर्सत नहीं मिलती और एक तुम हो जो मुझे याद करने की फुर्सत ही नहीं लेती हो। पारो भी बदले में कह देती, हाय दिल का हाल बताना नहीं आता, ऐसे किसी को तड़पाना नहीं आता, इसलिए तो तुम्हारे गालों पर लगाते हैं हम चाटा, क्योंकि तुम्हारे नरम नरम गालों को तड़पाना नहीं आता। अपने दांत पीसते हुए गुस्से में पारो आगे निकल जाती। तब वह कहता, जी धन्य हो गए हैं मेरे गाल, कम से कम इसी बहाने आपने छुआ तो सही। और आवारगी भरी मुस्कान लिए मनीष चला जाता। पारो अपने सर को पकड़े हुए कहती, हे गंगा मैया, यह किस तरह के पागल से पाला पड़ा है मेरा। धीरे धीरे पारो की उम्र करीब 35 साल की हो चुकी थी, पर वो अब भी पहले से ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी। जो लोग पारो को ताने देते हुए नहीं थकते थे, वही लोग अब तारीफ करते भी नहीं थकते थे। पारो की सब मिसाल देते थे, देखो बिना पति के और ऊपर से किसी पराये बच्चे को कितने प्यार से पाल रही है। सच्ची तो कहा है, कान्हा तो हजारों मिल जाते हैं, पर यशोदा मैया और नंद बाबा कहीं कदाचित ही मिलते हैं। पारो कभी कभी सोचती, क्या राम को मैं याद होंगी या फिर वो मुझे भूल गए होंगे। शायद भूल भी गए होंगे, क्योंकि अगर याद रहती तो कभी तो मेरे पीछे आए होते। कहीं उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वो अभी भी मुझसे प्यार करते होंगे। खुद ही पारो सवाल करती और खुद ही जवाब भी दे देती। इधर राम को भी जब पारो की याद आती तो उसका मन खिन्नता से भर उठता। उसे इस बात का एहसास होता कि उसने पारो के साथ सिर्फ अन्याय ही किया है। राम कहता, पारो के काबिल मैं नहीं हूँ, इसलिए भोलेनाथ ने मुझे जुदाई का तोहफा दे दिया। धन्य है पारो, अब तो मुझे भी नहीं पता कि कहीं वो मुझे मिल पाएगी या नहीं। राम भी खुद से बातें करता। एक दिन पारो और रीता दोनों मंदिर में बैठी हुई थी। आपस में मस्ती करते हुए बोली, रीता यार पारो एक विचार आया है मेरे मन में, कहूँ क्या? पारो बोली, हाँ हाँ बोलना। रीता बोली, क्यों ना कान्हा और परी की शादी कर दें। तिरछी निगाहों से पारो को देखते हुए रीता बोली। पारो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, पर याद रखना मैं तो तुझे बड़ा ही परेशान करूँगी, समझ ले आखिरकार समधन जो रहूँगी। अकड़ते हुए अपनी पलकों को झपकाते हुए पारो बोली तो दोनों खिलखिलाकर सहेलियां हंस पड़ी। इधर राम भी कभी कभार कान्हा से मिलने चुपके से पहुंच जाता था। धीरे धीरे ये कभी कभार का सिलसिला रोज में तब्दील हो गया था, क्योंकि राम को भी कान्हा से प्यार हो गया था। और भला कैसे न हो, कान्हा था ही ऐसा। आखिर बच्चे किसी से अच्छे थोड़ी ना लगते, बच्चे तो होते ही अच्छे हैं। एक कान्हा ही था जिसकी कड़ी सीधा पारो से जुड़ी हुई थी। शायद यही वजह थी जो राम कान्हा से बिना मिले नहीं रह पाता था। अब रत्ना ने गौर किया कि आजकल ये राम कहीं तो जाता है और मुझे पता करना पड़ेगा, कहीं ये उस पार्वती से मिलने तो नहीं जाता। रत्ना मन ही मन ऐसा विचार कर एक दिन राम के पीछे पीछे चल दी। उसने देखा राम एक बच्चे से मिल रहा है, वो भी बड़े प्यार से उसे चूम रहा है। रत्ना ने विचार किया, आखिर ये कौन हो सकता है, चलो आज पूछूंगी इस नालायक से। और अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें गोल गोल घुमाते हुए सोचने लगी। रात में जब राम वापस आया तो राम की माँ ने सीधे सीधे दो टूक पूछा, राम वो बच्चा कौन था? पहले तो राम चौंक गया, उसके चेहरे का रंग बदल गए। फिर हड़बड़ाते हुए कहा, माँ बच्चा? कैसा बच्चा? ये आप क्या कह रही हैं? तब राम की माँ बोली, ज़्यादा बहाने मत बनाओ, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। राम कहने लगा कि राम फिर क्या कहता। उसने सोचा, ये बात क्यों कहूँ कि वो बच्चा किसी और का है। उसने कहा कि वो मेरा और पारो का बेटा कान्हा है। अब राम की माँ को तो मानो बहुत ही बड़ा झटका लगा। वो चौंक गई कि यह सब कब हुआ। राम ने कहा कि पारो ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, पर राम की माँ तो रत्ना माँ ही थी, बड़ी चतुर और बड़ी शातिर दिमाग की। राम की माँ ने कहा, देखो तुम ना खुद को ज़रूरत से ज़्यादा चालाक
और मुझे बेवकूफ़ तो नहीं समझना चाह रहे। मैं ना कहती थी वो लड़की ठीक नहीं है, देख लो तुम भी आ गई उसकी सच्चाई सामने और रास रचा रही होगी किसी और के साथ, जिसका परिणाम है वो बच्चा। राम कहने लगा, बस करो माँ। और झुंझलाते हुए राम पर रुका नहीं गया, अपनी माँ को डांट दिया। ना जाने क्या दुश्मनी है आपकी पारो से, उसको घर से निकालने के बावजूद भी आप उसके पीछे पड़ी रहती हैं। राम की माँ आग बबूला होते हुए बोली, क्या कहा मैंने, घर से निकाला? राम ने सहजता से कहा, हाँ लाया भी तो नहीं आपने उसे, मैं पागल बंद आँखों से वही करता रहा जो आप चाह रही थी। पर अब नहीं माँ, वो बच्चा मेरा और पार्वती दोनों का ही है और रहेगा भी। आपको इसमें पढ़ने या बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए राम बाहर निकल गया। अब राम की माँ को समझ आ गया था राम अब कुछ भी सुनने वाला नहीं है, इसलिए वो चुप हो गई। राम को पारो की फिक्र थी और प्यार भी था। उसे इस बात का भी एहसास था कि वो उसके साथ अन्याय ही तो कर रहा है, पर फिर भी उसने अपनी तरफ से एक कदम भी पारो की तरफ नहीं बढ़ाया। अगर वो चाहता तो अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता था, पर उसने कोशिश भी नहीं की। इधर पारो भी राम का इंतजार कर रही थी। राम अगर उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता तो पारो दो बढ़ाती, पर नहीं, दोनों जुदाई का दर्द तो सह लेते थे, पर मजाल क्या कि जो अपने अहंकार को एक बार भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाए। पारो को लगता था कि मैं तो एक औरत हूँ, क्या राम मुझे लेने नहीं आ सकते? और अगर उनको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, पर मैं खुद से तो नहीं जाऊँगी कभी भी। उधर राम भी यही सोचता, जाना था तो फटाक से चली गई, एक बार भी मेरा इंतजार नहीं किया, तो फिर अब क्यों मेरी राह ताक रही है? जैसे गई थी वैसी चली आई होती तो क्या बिगड़ जाता उसका। दोनों ही अपने अपने अहम को बेखूबी पाल रहे थे। पारो ये आस लगाए बैठी थी, राम एक बार पुकारे तो सही, मैं भागी भागी चली जाऊंगी। और राम को लगता था जैसे गई थी वैसे चली आए, क्या ये उसका घर नहीं है? एक बार अगर जाने का मन भी बनता तो क्या करे, मर्द वाली फीलिंग यानी उसकी मर्दानगी बाहर आ जाती। उधर पारो और रीता दोनों अब धूप और छाँव की तरह एक साथ रहती और कान्हा और परी में भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बेचारा मनीष अपना एक तरफा प्यार लिए पारो के इर्द गिर्द घूमता रहता था। अब तो उसकी जवानी भी ढल रही थी, एक एक बाल अब सफ़ेद हो रहे थे, पर मजाल जो वो हार मान ले। मनीष खुद को देवदास और पार्वती को पारो समझता था, जो भले ही किसी और की हो चुकी थी, पर रहेगी तो देवदास की ही। यही कारण था कि उसने किसी से शादी नहीं करी। मनीष का रास्ता उसके घर से होकर पारो के घर तक ही जाता था। सारा दिन आवारा बंजारा मजनू बना घूमता रहता था। मनीष पैंट शर्ट पहनता और गले में मफलर लपेटे खुद को मनोज कुमार समझता था। पैरों में मामूली सी सैंडल पहने हुए रहता था, मुंह में पान गुटखा चबाता रहता था। पारो और रीता दोनों ही अपने बच्चों को लेने स्कूल जा रही थी, क्योंकि छुट्टी का समय हो गया था। पारो हंसती हुई अपनी धुन में मस्त चली जा रही थी कि तभी सामने से मनीष आधमका और अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला, अजी एक नज़र जरा हम पर भी डालिए, कह देते हैं हाँ कसम से मर ही जाएंगे हम आपकी कातिलाना नज़रों से। धीरे धीरे पारो को आदत हो गई थी मनीष की इन ओछी हरकतों की। उसने भी बड़ी अकड़कर जवाब दिया कि हाय मनीष के बच्चे, नालायक, बेशर्म, बेगैरत, कमीने, मेरे दिल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कसम से मन तो करता है तुम्हारा खून पी जाऊं, नज़रों से नहीं तेज़ धार वाली चाकू से तुम्हें मार डालूं। मनीष कहता, अरे यार पारो, एक बार मेरे बारे में अपनी राय तो बदल कर देखो, मुझसे भी बुरे लोग पड़े हैं दुनिया में, कभी घर से बाहर निकल कर तो देखो। पारो कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने रास्ते पर चल दी। मनीष ने बड़े ही शाहरुख खान वाले अंदाज में चिल्लाकर जाती हुई पारो से कहा, ओए सुन पगली, तुझसे अच्छे तो मेरे दुश्मन हैं जो कहते हैं कि तुझको छोड़ेंगे नहीं। तब पारो ने अनसुना करते हुए कहा, पागल कहीं का, इसे एक पूरी दुनिया में मैं ही मिली थी क्या? और रीता को मस्ती सूझी। उसने कहा, यार ये खुद को शाहरुख खान समझता है, पर एक बात तो है, पारो प्यार बड़ी शिद्दत वाला करता है, मानना पड़ेगा, देवदास बना फिरता है। तब पारो ने तिरछी निगाहों से रीता को देखा और अपनी जीभ को दांतों से दबाते हुए बोली, न जाने कितने चांटे उसकी पीठ पर मारने वाली हूँ। रीता की हंसी मानो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बेरंग सी जिंदगी पड़ी है, चलो थोड़ा सा रंग भरते हैं।
दर्द भरी जिंदगी में थोड़ी मस्ती करते हैं। रीता को तो पार्वती को चिढ़ाने में बड़ा मज़ा आता था और पारो को ये बात भली भांति समझ आता था, इसलिए वो उसकी बातों पर गुस्सा होने की झूठ मूठ की नाटक कर देती थी। रीता का भी इस तरह से बेपरवाही से खुलकर हंसना पारो के हृदय को गदगद कर देता था। चलो कम से कम मुझे चिढ़ाने से ही तू खुलकर तो एक छोटे बच्चे की तरह खुश हो जाती है, वही मेरे लिए काफ़ी है पगली। पारो गौर से रीता को देखती हुई सोचती और सोचते हुए उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में नमी थी। तभी रीता की नज़र उससे टकराई और बोली, ओए क्या हुआ मैडम, मुझसे मनीष तो नहीं दिख रहा तुझे मुझ में? आंखों को झपकाते हुए रीता बोली। पारो बोली, जी नहीं, बदमाश कंपनी। रीता कहने लगी, अपने सीने पर हाथ रखते हुए ऊपर देखकर बोलते, हे भगवान, फिर तो मैं बच गई। पारो कहती है, मतलब क्या है तेरा? रीता कहती है, अरे तू फिर से चंडी अवतार धारण कर लेगी और त्रिशूल लेकर मेरे पीछे पड़ जाएगी। पारो कहती है, रुक जा तू, रुक जा, अभी बताती हूँ। रीता की बच्ची कहते हुए अपने पल्लू को कमर में डालते हुए दौड़ पड़ती है आगे। रीता आगे और पारो पीछे पीछे। थोड़ी देर में दोनों ही थक कर रुक गईं और ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगी। रीता एक हाथ सीने पर और दूसरा हाथ कमर पर रखते हुए कहने लगी, हाय पारो, अब ना भागा जाएगा और लगता है उम्र का तकाजा है, हम बूढ़े हो रहे हैं। कहते हुए दोनों सहेलियां हंसने लगी। पारो प्यार से रीता की तरफ देखते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अरे पगली, तू ना बस ऐसे ही हंसती रहा कर, तुझे देखकर मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है, क्योंकि तेरे सिवा मेरा और कोई हमदर्द नहीं है। कहते कहते दोनों भावुक होकर एक दूसरे से लिपट कर रो पड़ी। रीता कहने लगी, तू नहीं होती पारो तो मेरा क्या होता पता नहीं, शायद अब तक मैं जिंदा भी होती या नहीं। पारो के हाथों को अपने हाथों में लेकर रीता की आंखों में आंसू आ गए। पारो बोली, पागल है क्या, मैंने जो किया है ना अपना फ़ायदा देखकर किया है। रीता बोली, अच्छा वो भला मैडम कैसे? पारो बोली, वो ऐसे, तू ना होती तो मैं भला अकेले कैसे रहती। सच में हम दोनों भले ही अलग अलग हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे रास्ते एक हैं और शायद नसीब भी एक ही है। रीता कहने लगी, पारो एक बात बोलूं, तूने मेरे लिए वो किया है जो मेरा कोई सगा भी नहीं कर सकता था। तू मेरे लिए क्या है यह तो बस मेरा भगवान जानता है। कहते हुए रीता का गला रुंध गया। पारो बोली, पगली, कभी अपनी कहना और मेरी सुनना, अपने दर्द को, अपने आंसुओं को अपने भीतर मत समेटना। कभी मेरे कंधे पर सर रखकर तुम रो लेना, कभी तेरे कंधे पर सर रखकर मैं रो लूँगी, पर अकेले ना तुम रहना ना मैं रहूँगी। सबसे खास बात याद रखना, तू मेरी पगली, आज से किसी की ना तू सहना और ना मैं सहूँगी। हम साथ साथ जिएंगे, साथ साथ मरेंगे, साथ साथ ही। पारो बड़ी विनम्रता से रीता को देखते हुए कहे जा रही थी और रीता भी सिर्फ सुने जा रही थी। दोनों की आंखें भीगी थी और दोनों के मन में परम संतोष के भाव थे। पार्वती और रीता दोनों का रिश्ता खास था, थोड़ा तीखा और थोड़ा मीठा सा। दोनों ही एक दूसरे की सुख दुख की सहेलियां थीं। दोनों ही अपने बच्चों की अच्छी परवरिश और संस्कार देने में लगी हुई थीं। खुद के बारे में सोचने के लिए उनके पास अब कोई वजह नहीं थी। इधर राम भी भरकस यही कोशिश करता कि जितना भी हो सके उतना वो कान्हा के लिए करेगा। कान्हा के कपड़े, कॉपी, फीस, किताबें, एक एक चीज़ की खास ध्यान देता था। जैसा कि राम ने पारो को बताने से मना किया था, कान्हा ने उसे कभी नहीं बताया। पारो को कभी कभी तो शक होता, कान्हा बड़ी आसानी से जवाब देता कि मामा ने दिलवाया है। पारो भी मान जाती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था। दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे। परी जवानी की दहलीज पर पांव रख चुकी थी। देखने में तो क्या कहना, दूध सी उजली थी। कान्हा तो बिल्कुल श्याम रंग का सांवला सलोना था, पर रूप उसका भी मन मोह लेने वाला था। एक गोरी राधा और दूसरा सांव सलोना कान्हा, दोनों अपनी जगह पर बेस्ट थे। परी का स्वभाव थोड़ा सा नखरीला और चंचल था। कान्हा बिल्कुल राम का दूसरा रूप लगता था। पार्वती खुश थी, उसका बेटा बिल्कुल अपने पिता पर गया है, पर कहीं ना कहीं उसे डर भी लगता था कि कहीं कान्हा भी राम की तरह उसे छोड़ ना जाए। नहीं नहीं, पारो सोचती, वह मेरा बेटा है, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी परवरिश पर। ऐसा नहीं वैसा नहीं, इन्हीं सब ख्यालों से पारो को
थोड़ा अधीर हो जाती और फिर अगले ही पल खुद के हृदय को समझा लेती थी। यूं तो राम और पारो दोनों ही एक नदी की उस धारा की तरह थे जो एक तो थी पर बहते अलग अलग दिशा में थे, पर इसके बावजूद भी दोनों को एक दूसरे की परवाह थी। दोनों एक दूसरे के लिए मंगल कामना किया करते थे। पारो राम के लिए दुआ मांगती और राम पारो के लिए दुआ मांगता था। दोनों तन से भले साथ नहीं थे पर मन से कभी दूर ही नहीं हुए। पारो के सर पर पहले से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। कान्हा के साथ साथ वह अपने भाई के दोनों बच्चों को भी संभालती थी। बिट्टू जो उसका भतीजा था थोड़ा शैतान था और बिट्टी जो भतीजी थी वो थोड़ी चुलबुली थी। पारो जितना प्यार अपने बेटे से करती उतना ही अपने भाई के बेटे और बेटी से करती थी। उसे एक बात की चिंता हमेशा खाई जा रही थी, कहीं कान्हा को कोई बता ना दे कि वो मेरा सगा बेटा नहीं है। इसी चक्कर में पारो साई की तरह उसके आगे पीछे भागती रहती थी, कहीं भी कान्हा को अकेला नहीं छोड़ती थी। पारो को दुनिया से ज़्यादा डर तो अपनी छोटी माँ का ही था कि वो ही ना कह दे उससे कि ये तेरी सगी माँ नहीं है, कान्हा कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। पारो के लिए कान्हा की परवरिश आसान नहीं थी, फिर भी वो हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं थी। पारो के पिता कान्हा से बहुत प्यार करते थे। वो हर छोटी छोटी ज़रूरतें उसकी पूरी किया करते थे। छोटी माँ का क्या कहना, एक बार तो सूरज भले ही ना उगे पर छोटी माँ का स्वभाव कहाँ बदलने वाला था। उसका तो सारा दिन किचकिच किचकिच में चला जाता था। पहले तो सिर्फ पारो ही थी, अब कान्हा भी था। हे भगवान, ना जाने, जो छोटी माँ बड़बड़ाते हुए कहने लगी, ना जाने किसका खून उठा लाई है कल मुही। दोनों माँ बेटा मेरा एक पाव खून रोज जलाते हैं। वो मुआ रामदास अपना बोझ मेरे सर पर मढ़ गया, आग लगे उसे, कीड़े पड़े उसे। और अपने दांतों को पीसते हुए गुस्से में छोटी माँ बोलती थी। कान्हा बड़ी देर से अपनी नानी की कड़वी बातों को सुन रहा था और बोला, नानी आपके लिए पानी लाऊं? अब नानी लाल लाल आंखें दिखाते हुए बोली, क्यों? तो कान्हा कहने लगा, वो क्या है ना नानी, आपका गला सूख जाता होगा मेरी मम्मी को कोसते कोसते। फिर तो छोटी माँ का क्रोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और वो बिना रुके बिना थके शुरू हो गई। तो पूछो ही ना मजाल कि कोई उसे चुप करा सके। कान्हा को तो बुरा भी लगता था। एक दिन उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी मैंने आज तक अपने पापा के बारे में कभी कुछ नहीं पूछा, क्या आप मुझे कुछ बताएंगी? पारो बोली, अच्छा आज भला इसकी नौबत कैसे आ गई? क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? कान्हा बोला, नहीं मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर फिर भी मुझे ये जानना है आप इतना सब क्यों सहती हैं? पापा होते तो हम सब एक साथ रहते तो आपको इतना सब कुछ सहना नहीं पड़ता। तो पारो कहने लगी, हाँ तुझे क्या पता, आज हमारा जो भी हाल है उसके करता धरता तुम्हारे ही पापा हैं। बुदबुदाते हुए पारो कहने लगी। तो कान्हा बोला, कुछ कहा आपने मम्मी? पारो बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बेटा। पारो अपने बेटे के माथे को चूमते हुए बोली, मेरा राजा बेटा, तुम बहुत ही समझदार हो, तुम किसी की बातों का बुरा मत माना करो, उनकी बातें सुना ही मत करो। भगवान ने हमें दो कान दिए हैं ताकि एक कान से हम सुने अच्छी बातें और दूसरे कान से बुरी बातों को निकाल दें। तो कान्हा अपनी माँ के समझाने पर चुप तो जरूर हो जाता था, पर उसके कोमल मन में जो दुख जरूर होता था, उसे भी अब यह जानना था कि उसके पिता कौन है, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं। कहीं ना कहीं पारो अपने लाडले के मन में उठ रहे तूफान को समझ चुकी थी। उसका उसे भी अंदेशा था कि आगे चलकर ये तूफान एक बवंडर का रूप ले लेगा, जिससे सिर्फ तबाही आएगी और मेरे दोनों हाथ फिर कहीं खाली ना हो जाएं। कहीं ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? हे गंगा मैया, हे भोले बाबा, राह दिखाइए, आगे मैं क्या करूं? क्या मुझे उसके पिता यानी राम के बारे में बता देना चाहिए? पर क्या बताऊंगी? ये बताऊं कि किस तरह से मैं उसके पिता का घर छोड़कर आई, या फिर ये कैसे मेरी एक छोटी सी भूल की सज़ा कभी न ख़त्म होने वाली सज़ा बन गई? क्या कहूँ? पारो कलेजे पर मानो एक साथ कई थप्पड़े उसके कलेजे पर पड़ रहे थे। उसे एक घुटन सी महसूस हो रही थी, मानो उसकी सांसें रुक सी रही हों। पहली बार उसे लग रहा था जिस तरह से वो अपने प्यार से हार गई, उसी प्रकार कहीं अपनी ममता से भी ना हार जाए, उसकी परवरिश से ना हार जाए। पर सोचने के सिवाय अब वह कर भी क्या सकती थी सिवाय इंतजार के। पारो को अपने कान्हा की बड़ी चिंता रहती थी। वह यही सोचती थी कि कहीं कान्हा भी राम की तरह उसका साथ ना छोड़ दे, तो फिर उसका क्या होगा? वो कैसे कान्हा के बिना जिएगी?
एक दिन की बात है, कान्हा बिट्टी और बिट्टू के साथ घर से बाहर खेल रहा था। खेल खेल में बिट्टू को चोट आ गई और वो रोने लगा। बिट्टू को रोना सुनकर छोटी माँ भागती हुई बाहर आई और आप देखा न ताब ना ही कुछ पूछा, बस कान्हा के कान पकड़कर तेजी से ऐंठने लगी और बोली, नालायक बददिमाग पागल कहीं का, मुझे तो पहले से ही पता तेरी माँ तुझे इसी दिन के लिए उठा कर लाई थी। ना जाने किसका पाप है तू, ना बाप का पता है और ना ही खानदान का पता है। ना जाने किस गंदी नाली का कीड़ा है तू, जैसी माँ वैसा बेटा, और खबरदार मेरे दोनों बच्चों से दूर रहना। कान्हा के रोने और चिल्लाने का तो उस पर असर नहीं था, बस अपनी बड़ी बड़ी आंखें और लाल लाल करके कान्हा पर बरस रही थी। बड़ी मुश्किल से कान्हा ने खुद को छुड़ाया और वहीं पर बैठकर रोने लगा और सोचता कि उसे नानी गंदी नाली का कीड़ा और नाजायज क्यों बोलती रहती है। उसका कोमल मन अब इन सब बातों से दुखी हो उठा। फिर वह जैसे तैसे खुद को संभाल लेता है। उसके मन में हजार तरह की बातें उठती हैं। उसे अपनी नानी पर बहुत क्रोध भी आता है और अपनी मम्मी के लिए चुप हो जाता है, क्योंकि उसे इतना तो पता था कि मेरी मम्मी के लिए ही, जो मेरे लिए ही सबके ताने मेरी मम्मी सुनती है। कान्हा का रंग हल्के भले ही था, पर एक बार जो नज़र पड़ती तो उसके चेहरे पर से जल्दी हटती नहीं थी। हल्की सी मूँछों की रेख उसकी सुंदरता में चांद चांद लगा रही थी। उसकी आंखों का काला गहरा रंग और लाल लाल होठ गजब उठा रहे थे। कान्हा की एक बड़ी सी खास अदा थी, उसे सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप से था। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। कभी उसे एक ऐसा करते पारो देखती और अपनी भौं को ऊपर करके इशारे से पूछ लेती कि क्या बात है छोटे उस्ताद, आजकल बड़े शीशे वीसे देखे जा रहे हैं, बड़े हो रहे हो, लड़कियां सड़कियां तो पटाने का इरादा नहीं है। कहते हुए पार्वती गुदगुदी करती और कान्हा का गाल और भी लाल हो जाता और दोनों हंसकर लोटपोट हो जाते। धीरे धीरे कान्हा अब 9वीं कक्षा में आ गया था। पहले से भी ज़्यादा सुंदर और स्मार्ट बन गया था वो जब भी शीशे के पास से गुजरता तो बस खुद को एक फ्लाइंग किस करता और आंख मारता। अपने करली काले बालों में उंगलियां घुमाते हुए कहता, उफ, क्या कहें इस आवारा पागल हवा को, आजकल इसे भी मुझसे जलन सी होने लगी है। आंख मारता हुआ कहता और मुस्कुराते हुए चला जाता। उसकी इस अदा पर पारो भी खुशी के मारे फूली नहीं समाती। वो सोचती एक समय ऐसा था जब उसे भी आईने के सामने बैठकर खूब सजना संवरना बड़ा ही पसंद था। बिल्कुल वही अदा उसके बेटे में भी है। हाय मैं वारी जाऊं अपने लगते जिगर पर, अपने सोने लाल पर, और अपने हाथों से जो वार कर नजर उतारती। पारो और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती। कान्हा स्कूल जाते समय रास्ते में ही परी को लेता, फिर दोनों ही साथ में जाते। कान्हा बड़ी स्टाइल मारते हुए परी के घर पर दरवाजे से आते ही आवाज़ देता, ओ मेरी प्यारी नानी सुजाता की माँ के लिए कहता, पर परी तैयार हुई कि नहीं? तो नानी कहती, जा बेटा अंदर जाकर देख ले, और खिलखिलाकर हंसने लगती। कान्हा बाहर से आवाज़ देता, ओए नौटंकी जल्दी कर, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है तेरे लिए, बाहर आ। परी 2 चोटियां बनाई हुई स्कूल की यूनिफॉर्म पहने दोनों पैरों को पटकते हुए बाहर चली आती और तुनक कर कमर पर हाथ रखती हुई कहती, तो चला जाना, तुझे किसने रोका है, मैं बुलाती हूँ क्या? कान्हा कहने लगा, अरे वो तो मेरी मम्मी बोलती है कि तुझे लेकर ही जाऊँ, बस इसलिए चल कर, जल्दी कर, नाटक ना कर। दोनों पूरे रास्ते लड़ते झगड़ते जाते। दोनों की मीठी मीठी नोकझोंक देखकर रीता और उसकी माँ दोनों खुश हो जाती, क्योंकि रीता का असली नाम सुजाता था और प्यार से उसे रीता कहते थे। उन्हें उन पर गुस्सा नहीं बल्कि खूब प्यार आता था। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते भी थे। उनके साथ पढ़ने वाले अधिकांश बच्चों को तो यही लगता कि दोनों भाई बहन हैं, और कहीं ना कहीं टीचर को भी यही लगता था। पढ़ाई में कान्हा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। लगता भी कैसे घर का माहौल था वो बद से बदतर होता जा रहा था। वो क्लास में बैठे बैठे यही सोचता कि आखिर कब तक हमें इस तरह से दूसरों के रहमो करम पर जीना पड़ेगा। आखिर कब तक उसकी माँ और उसे दुनिया भर के ताने और आलोचनाएं सुनने को और सहनी पड़ेंगी। यही सब बातें कान्हा के दिमाग को जो परेशान कर जाती, उसके मन को शांति नहीं लेने देती। उसके लिए स्कूल बस एक ऐसी जगह थी जहाँ पर उसकी नानी के ताने बाने नहीं सुनने पड़ते थे। परी भी इस बात को समझती थी, पर करे तो वो क्या करे। स्कूल से छूटने के बाद भी कान्हा घर नहीं गया, क्योंकि उसको घर में शांति मिलती ही नहीं थी और ना ही सकून। ऊपर से तानों की जो बौछार होती वो किसी तलवार की धार की तरह उसके कोमल मन को जो बार बार काटती। इसलिए वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय बाहर ही बिताता। स्कूल से छूटते ही कान्हा ने कहा, परी तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। परी ने कहा, ठीक है, वो क्यों? कान्हा कहने लगा, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं है। परी बोली, पर मौसी
माँ पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? परी पारो को मौसी माँ कहती थी। कान्हा कहने लगा, कह देना कि दोस्त के साथ हूँ। परी बोली ठीक है और वो चली गई। परी के जाने के बाद कान्हा सीधा गंगा मैया के किनारे पर पहुंच गया और वहीं घाट पर बैठ गया। गंगा मैया की मनोहर छवि उसकी आंखों को बड़ी ठंडक देती थी। उसकी चांदी सी चमकती हुई लहरें उसे अलग ही आनंद देती थी, मानो एक पल के लिए तो अपने सारे दुख दर्द भूल जाता था। गंगा मैया की लहरों को देखते हुए उसके मन में अथाह शांति मिलती थी। उसे कुछ ऐसा प्रतीत होता मानो स्वर्ग में भी ऐसा सुख नहीं मिलता है। गंगा किनारे घाट पर बैठकर बालू को अपने हाथों में लेकर उड़ाकर कान्हा खेल रहा था। तभी उसकी नज़र राम पर पड़ी, जो पान की दुकान पर बड़े ही मस्त अंदाज में खड़े होकर पान चबा रहा था। कान्हा ने सोचा, रही ये अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं जाऊँ क्या, उनसे बात करूँ? कहीं वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कान्हा सोचने लगा। इन अंकल ने तो खुद ही मुझसे कहा था, जब भी मुझे उनकी ज़रूरत महसूस हो तो मैं चलाऊं। कान्हा खुद ही अपने दिल और दिमाग के भंवर में हिलोरे ले रहा था। थोड़ी देर में कान्हा पहुंच गया राम के पास। राम ने पीछे से के पास जाकर जो कान्हा ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अंकल जी, ओ अंकल जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? कान्हा को देखते ही राम की आंखों में मानो चमक आ गई और उसने बड़ी खुशी से जवाब दिया, क्यों बेटा जी, पहले आप बताओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? राम ने कान्हा के बालों से में उंगली फिराते हुए कहा। तो कान्हा थोड़ी देर चुप हो गया और बोला, वो बस मन किया तो चलाया। राम बोला, मम्मी ने मारा क्या? कान्हा उदासी से बोला, नहीं अंकल जी, मम्मी ने तो मुझे कभी डांटती है और ना ही मारती है, बस ऐसे ही पढ़ाई का प्रेशर है, बस और कुछ नहीं। कान्हा ने अपने मुंह को बनाते हुए कहा। तो राम बोला, अच्छा चलो बढ़िया है, मैं रोज ही आता हूँ अपने दर्द को भुलाने के लिए। कान्हा बोला, अच्छा, क्या आपके पास भी दर्द है? राम कान्हा के प्यारे और मासूम चेहरे को गौर से यूं देखने की कोशिश करने लगा, माना वो कान्हा की आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह हंस पड़ा। फिर राम बोला, बेटा जी, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे कोई दर्द नहीं है। दर्द की नैया पर तो हर कोई सवार है, बस सूरत सबकी अलग अलग है। कहते कहते राम थोड़ा भावुक सा हो गया। जैसे ही कनकी आंखों से कान्हा की तरफ देखता है, बस फटाक से अपने चेहरे के भाव बदलकर हंसने लगता है। कान्हा के बालों को अपने हाथों में फिराते हुए बोला, ओए छोटे उस्ताद, क्या बात है, आज बड़े ही सीरियस मूड में हो? क्या बात है, थोड़ा सा परेशान से हो? कान्हा मुंह बनाए बस नीचे की ओर देख रहा था और अपने पैरों की उंगली से बालू को रगड़ रहा था। राम ने फिर से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या बात है बेटा, मुझे नहीं बताओगे? क्या तुम अभी भी मुझे अपना नहीं समझते? तो कान्हा, जो अब एकदम से शांत होकर नीचे देख रहा था, अचानक से राम के गले लिपट कर रोने लगा। बस रोते ही रहा। राम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगा। कहीं ना कहीं वो भी समझ रहा था कान्हा क्यों रो रहा है, पर उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि अपने बेटे को सब कुछ बता दे। बस हालातों के हाथों वह मजबूर समझ रहा था अपने आप को। कान्हा के आंसू उसके भीतर तक आहत कर रहे थे, उसे तकलीफ दे रहे थे, पर करे भी तो क्या करे, आखिर कान्हा की मम्मी के हालत के जिम्मेदार भी तो वही हैं। आज पारो जो कुछ भी सह रही है और जो कुछ भी झेल रही है, सब तकलीफों का जिम्मेदार राम खुद को ही समझ रहा था। कान्हा से कैसे कहे? राम बड़ी देर तक कान्हा को गले से लगाए भीगी पलकों से उसकी पीठ पर प्यार की थपकी देता रहा। कान्हा राम के गले से लिपटकर रोकर अपने मन को हल्का कर रहा था। थोड़ी देर रो लेने के बाद कान्हा ने खुद को संभालते हुए कहा, अंकल जी सॉरी, मैं थोड़ा सा भावुक हो गया था। आपको देखकर मुझे लगा कि मैं आपसे लिपट कर रो लूँ बस, इसलिए कहते कहते अपने आंसुओं को पोंछने लगा और हटकते हुए कहा, ये जिंदगी है या फिर जंगे मैदान, या दूसरों से ज़्यादा खुद से लड़ना पड़ता है। राम ने कहा, बेटा जी, आपका जब भी दिल करे आप बेझिझक भागकर मेरे पास आ जाना। कोई आपका साथ दे या ना दे, पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। कान्हा ने भी जी कहकर सिर हिलाते हुए सहमति दे दी। कान्हा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा तो आप अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? कैसा दर्द है आपको? राम ने बड़ी ही चतुराई से बात को इधर उधर घुमाते हुए कहा, अरे कोई ना, मुझे देखकर आपको लगता है कि मुझे कोई दर्द छू भी सकता है? वो आता तो है, पर मैं तो उसका भी बाप हूँ, किसी को पता बता देता हूँ, फिर मजाल क्या वो मेरे आसपास भी फटके। कहते हुए राम चुटकी बजाता और हंस पड़ता है। कान्हा ने बड़ी मासूमियत भरी नज़रों से राम को देखा और कहा, अंकल जी, मेरी मम्मी के घर का पता ना दे दीजिएगा, वैसे वह भी ना सिर्फ दर्द में ही दिन रात जलती रहती हैं। अब और नहीं कहकर कान्हा का चेहरा दर्द फिर से जो उदास हो गया।
और राम के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पास अब एक भी शब्द नहीं बचा जिससे वो कान्हा को कहकर समझाता, इसलिए चुप रहना ही मुनासिब समझा। कान्हा बोला, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ अंकल जी, बाद में फिर मिलूंगा। राम बोला, ओके बेटा जी, पर आइएगा जरूर। कान्हा बोला, जी बिल्कुल आऊँगा, कहते हुए कंधे पर टंगे हुए बैग को सही करते हुए कान्हा चला गया। राम भी जाते हुए कान्हा को बस देखता रह गया। राम का कलेजा आत्मग्लानि से तो भर उठा था, पर साथ ही वो यह भी सोच रहा था, शायद ईश्वर ने पारो को मेरे लिए ही बनाया ही नहीं है, वरना तिनके मात्र से हमारा रिश्ता थोड़े ही टूट जाता। ईश्वर ने तो मेरी पारो को एक खास मकसद के लिए धरती पर भेजा है, और वो है कान्हा। हाँ, कान्हा के लिए पारो आई है, ताकि वो एक निसहाय बच्चे को अपना नाम दे, उसे माँ की ममता से वंचित ना रहना पड़े। यही सब बातें सोचते हुए राम ऊपर की तरफ देखते हुए कहने लगा, वारी नियति, तेरी महिमा तू ही जाने, पर हाँ एक शिकायत तो जरूर करूँगा। तुझसे जब भी मेरे हिस्से में जुदाई ही देनी थी तो मिलाया ही क्यों। राम भी अब एक गहरी सांस लेते हुए अपने घर की तरफ चला गया। उधर पारो कान्हा का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सोच रही थी, हे गंगा मैया, ये लड़का भी ना जाने कहाँ रह जाता है। मैं इसकी चिंता में मरे जा रही हूँ, पर इसे मेरी कोई फिक्र नहीं पड़ी। आने दो, आज तो उसकी खैर नहीं। मेरी जान निकल रही है पर अभी तक नहीं आया। ऊपर से परी भी कह रही थी कि बड़ा ही उदास सा था मासीमा आज। एक हाथ कमर पर और एक हाथ माथे पर रखकर सोचती हुई पारो मारे घबराहट के इधर उधर टहलते हुए बड़बड़ाई जा रही थी। उसकी जान में जान आ गई। सामने से कान्हा थके थके कदमों से चला आ रहा था। पारो अपनी साड़ी के पल्लों से अपने माथे का पसीना पोंछती है और गहरी सगुन भरी सांस लेते हुए बोली, हे भगवान, तू कहाँ रह गया था? तुझे पता है ना मैं परेशान हो जाती हूँ, और तू और परी तो कह रही थी कि तू गंगा किनारे जाकर बैठा था, क्यों? कान्हा बोला, बस यूं ही मम्मी, मुझे वहाँ जाना अच्छा लगता है इसलिए चला गया। पारो बोली, पर तुझे पता है ना मुझे तेरा वहाँ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पारो ने उसे डांटते हुए कहा तो कान्हा कहने लगा, पर क्यों मम्मी, मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? मुझे वहाँ पर जाना अच्छा लगता है मम्मी। थोड़ा तेज आवाज में पारो बोली, अच्छा ठीक है बेटा, पर तुझे बिना बताए नहीं जाना। और अब चल हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। कहते हुए पारो कान्हा को घर के अंदर ले गई और उसे खाना खिलाने लगी। कान्हा को खाना खिलाते हुए नानी के हजार ताने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का, करना धरना कुछ नहीं, बस एक थाली में बैठकर ठूसने बैठ जाता है। जैसी माँ वैसा बेटा, दोनों के दोनों बेहा और बेशरम बेगैरत, और अपने मुंह को जो तरह तरह का बनाते हुए कहने लगी। कान्हा बोला, मम्मी। पारो बोली, हाँ बेटा। कान्हा बोला, कब तक हम दोनों नानी की इन जली कटी बातों को यूं सुनते रहेंगे? मुझे ना अच्छा नहीं लगता, कभी कभी तो मेरा मन करता मैं घर ही ना आऊँ। पारो बोली, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा कभी मत करना। मेरा क्या होगा? किसके सहारे मैं जीऊँगी? ये तो सोचो, नानी का क्या है, आज है कल नहीं रहेगी, और वो तो बूढ़ी भी हो रही है ना। पर तुम उसकी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लो, यही हमारे लिए अच्छा रहेगा। अपने आंचल से कान्हा के मुंह को साफ करते हुए पारो ने कहा। तो कान्हा भी चुप हो गया। कहता भी क्या, उसे भी तो अपनी मम्मी की बात सही लगी। पारो फिर रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हो गई। कान्हा का मन अशांत तो था ही, पर आज राम की प्यार भरी हुई बाहें बार बार उसे याद आ रही थी, एक अनजाना सा सुख उसे दे रही थी। कान्हा भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वो सोचता, काश अंकल ही उसके पिता होते तो कितना अच्छा होता। मम्मी ने तो पापा के बारे में कुछ नहीं बताया, पर मुझे विश्वास है पापा होते तो शायद ऐसे ही होते। कान्हा अपने मन में हजार तरह के जो कयास लगाकर खुश हो जाता। जितनी बेचैनी कान्हा को थी राम से दोबारा मिलने की, उससे कहीं ज़्यादा बेचैनी राम को भी हो रही थी कान्हा से मिलने की। दोनों एक दूसरे की चिंता कर रहे थे। और प्रभावी पारो और रीता संध्या पूजन के लिए मंदिर में पहुंच गई और धूप दीप जलाकर आरती करती, वहीं घंटों तक बैठकर दुख दर्द बांटती और अपने सुख और दुख की बातें करती। रीता कहती, यार एक बात बोले? पारो बोली, हाँ बोल। रीता बोली, यार मनीष दिख नहीं रहा आजकल, ना जाने क्या बात है, नहीं तो किसी ना किसी बहाने से यहीं पर पहुंच जाता था। पारो बोली, एक लगाऊंगी खींचकर, सारी बत्ती सी बाहर आ जाएगी। तुझे बड़ी फिक्र है उस नौटंकी की। रीता बोली, नहीं नहीं, मैं तुझे चिढ़ा नहीं रही पारो, सच कह रही हूँ। पारो वो दिल का बुरा नहीं है, चलना एक बार उसका हाल चाल पूछते हैं। पारो बोली, रीता कहीं वो मेरे हाल चाल पूछने का मतलब कुछ और ना निकाल ले। मैं नहीं जाऊंगी, तू ही चली जा।
कहते हुए पारो बोली और बोली अब चल कुछ काम निपटा लूँ, नहीं तो ममता अकेली पड़ जाएगी। रीता अपने घर की तरफ चली गई और पारो अपने घर आ गई। पारो को मनीष की चिंता सताने लगी कि सही तो कह रही है रीता, उसे भी तो हम इंसानियत के नाते देखना चाहिए हमें, आखिर क्यों मनीष दिखाई नहीं दे रहा, चलो कल पता करती हूँ। ऐसा विचार करके पारो अपने काम में लग गई। अगले दिन पारो नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा पाठ करके भगवान को भोग लगाकर अपने बेटे कान्हा को स्कूल के लिए तैयार कर कर रीता के घर पहुंच गई। रीता से कहने लगी, पारो तू सही कह रही है रीता, सच में अब तो मुझे भी मनीष की चिंता हो रही है। क्या बात है जो बहुत दिनों से नहीं दिख रहा। कुछ भी हो उसकी वजह से हम दोनों ही सुरक्षित हैं, क्योंकि उसके डर से किसी की हिम्मत नहीं कि हमारी ओर बुरी नज़र से देखे। माना कि सही तो वो भी नहीं था, पर फिर भी उसने अपनी सीमा को कभी भी नहीं लांगी, वरना मैं उसकी भला उसका क्या बिगाड़ लेती। रीता बोली, हाँ पारो, ये तो तू 100 आने सच कह रही है, उसकी वजह से कम हम दोनों ही सुरक्षित हैं। और तूने सही सोचा, कहीं गुजर ना गया हो बेचारा। मुंह को सिकोड़ते हुए बेचारगी दिखाते हुए रीता कहने लगी। पारो बोली, हे भगवान, क्या कह रही है तू, शुभ शुभ बोल, बेचारे के माँ बाप होंगे, कम से कम उनके लिए तो सोच। रीता बोली, हाँ मेरी दोनों, जो हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, अब चलें। और पारो बोली, हाँ हाँ चलते हैं। दोनों अभी कुछ ही दूर चली थी कि पारो अचानक से रुक गई और बोली, कोई कुछ और ही ना समझ ले रीता, क्या हमें जाना चाहिए। पारो के मुख पर चिंता के भाव साफ साफ झलक रहे थे। रीता बोली, तू चिंता ना कर, कौन सा ये सब हमें कुछ नहीं कहते, जहाँ इतने ताने सुने हैं 2-4 और सही, तू चल। पारो फिर चलने लगी, थोड़ी दूर जाकर फिर रुक गई। रीता बोली, अब क्या हुआ, तो अब क्यों रुक गई। पारो बोली, एक बात तो मैं भूल ही गई। रीता बोली, क्या। पारो बोली, अरे उसका घर तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ है। रीता ने सिर को पकड़ लिया और बोली, हे भगवान, ये लड़की भी ना, चल तू मेरी मैया, मुझे पता है उसका घर, अब बस अब चल, आंखों के इशारे करते हुए रीता बोली। पारो और रीता थोड़ी देर में मनीष के घर पहुंच गई। दोनों ही डरी सहमी सी मनीष के घर में प्रवेश करती हैं, पर ये क्या, मनीष के घर की हालत तो बड़ी खराब सी दिख रही थी। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, मानो महीनों से झाड़ू न लगी हो। अजीब सी एक तरफ ढेर सारे जूठे बर्तन पड़े थे, मानो 1 हफ्ते से साफ न किए गए हों। अजीब सी दुर्गंध भरा हुआ कमरे में चारों तरफ नजरें घुमाते हुए रीता ने कहा, अरे ये घर है या गौशाला, कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए हम दोनों। ये यहाँ रहता है, लगता है अकेले ही रहता है बेचारा, इसके घर में कोई स्त्री नहीं है। पारो बोली, तुझे कैसे पता। रीता बोली, इसकी हालत तो देख, किसी स्त्री के होते हुए तो यह ऐसा नहीं होता। भैया मैं तो कहती हूँ लौट चल अब। पारो बोली, अब आए तो ऐसे कैसे लौट चलें, तू पीछे हट, मैं देखती हूँ। रीता को पीछे खींचते हुए पारो बोली, हाँ तू सही कह रही है, लगता है ये बंदा अकेला ही रहता है, शायद यहाँ के हालात देखकर तो यही लग रहा है। तभी किसी के खांसने की आवाज़ आई और दोनों ने सुनी तो दोनों आगे बढ़ रही थी कि सामने वॉशरूम से मनीष एक छोटे से टॉवल से हाथ मुंह पोंछते हुए बाहर निकला ही था कि सामने पारो और सुजाता को देखकर रुक गया। मनीष एक पलक जो पारो को देखे जा रहा था और मानो उसे एक सपना सा लग रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसके सपनों की देवी पारो खुद चलकर आई है, वो भी उसके घर पर। हे गंगा मैया, कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। मनीष अपनी आंखों को मीचते हुए बोला। पारो बोली, नहीं नहीं मैं ही हूँ। मनीष की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई और वो टकटकी लगाई पारो की तरफ देखते हुए बोला, ओह, तभी तो हम सोचे कि आज हमारी बाईं आँख क्यों फड़क रही है, तो ये माजरा है। और तो और आज तो मेरी धड़कन भी रेलगाड़ी के इंजन की तरह धुक 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 करके तेज आवाज़ में क्यों कर रही हैं। अब हम समझे हमारे शरीर का एक अंग अपनी खुशी बयां कर रही थी और साले हम ही समझ नहीं पाए। बेवकूफ़ हो हैं हम तो बिल्कुल, जो अपने दिल की बात नहीं समझ रहे। बड़ी मस्ती भरे अंदाज में मनीष कहता और चला गया। कहीं ये सपना तो नहीं, हाय जरा कोई मुझे चिमटी से काटे। खुद को चिमटी काटते हुए कहा, उफ यह तो सच है। पारो तुम कैसे हमारे गरीब खाने में आई। मनीष बोला, एक बार दिल से आवाज़ तो देकर देखती, कसम से हम मणिकर्णिका घाट पर भी सोए हुए होते तो यमराज को भी वापस लौटा देते और उठकर एक पैर से तुम्हारे पास दौड़ा चला आता। इतना ज़्यादा प्यार करते हैं हम तुमसे। पारो को तो उल्टी उसकी बातों पर गुस्सा आ रहा था। वो पछता रही थी कि मैं यहाँ क्यों आई, इस बैल बुद्धि जड़ बुद्धि के घर पर। किसी तरह से खुद को काबू में करते हुए पारो ने कहा, अरे 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 बस एकदम से चुप। और तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, बस यही जानने के लिए हम दोनों आए हैं।
तुम ना ज़्यादा उड़ो ना, और अब तुम ना इसका कोई मतलब मत निकालना, बेरुखी से पारो ने कहा। तो मनीष बोला, हाय, मुझे खुद पर इतना यकीन था कि कोई मुझे छोड़ तो सकता है, पर कभी भी भूल नहीं सकता। मनीष मनीष जो बड़े मस्ती अंदाज में बोल रहा था, और वो वहीं गिर पड़ा। अरे, पारो कहने लगी, इसे क्या हुआ रीता, देखना। और वह कहने लगी, अरे हमें तो आना नहीं चाहिए था, गलती कर दी हमने। और पारो कहने लगी, रीता, मैंने तेरी बात मानकर ना बहुत बड़ी गलती कर दी, अब चल उठाने में मेरी मदद कर। पारो और रीता ने जो उसे उठाया, तो पारो बोली, हाँ बाबा, तो परेशान ना हो रीता, कहने लगी, और काफ़ी दिनों से इसने कुछ खाया नहीं है, शायद कमजोरी की वजह से बेहोश हो गया है। दोनों मिलकर उसे उठाती हैं और एक चौकी पर सुला देती हैं। रीता इधर उधर देखते, पास में ही बाल्टी में पानी और एक गिलास पड़ा था। रीता पानी ले आई और मनीष के मुख पर पानी से छिड़काव करती है तो वो उठ गया। मनीष जैसे ही उठने लगा तभी पारो उसे डांटते हुए बोली, हे भगवान, तुम क्या हो, पूरा का पूरा बैल बुद्धि हो, तुम चैन से नहीं रह सकते हो क्या, मंद बुद्धि कहीं के, लेटे रहो चुपचाप, ज़्यादा बकवास किए तो अभी के अभी हम दोनों यहाँ से चली जाएंगी और फिर करते रहना अपनी नौटंकी। मनीष बस इशारे से कहा कि चुप रहूँगा मैं, और एकदम से शांत हो गया। पारो बोली, अच्छा ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है। मनीष कुछ नहीं बोला। पारो बोली, या फिर मुंह में दही जमा लिया है, बोलो ना। मनीष बोला, अरे अभी तो तुमने कहा कि बस चुप रहे, सो हम चुप हैं। पारो सर को पकड़कर कहने लगी, हे भगवान, किस पागल से पाला पड़ गया है। मनीष बोला, अब सोच लो, कभी तो कह रही हो बोलो, कभी कहती हो चुप रहो, हमें साफ साफ बता दो। पारो दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोली, हाँ भाई, हाँ बोलो। मनीष बोला, अब ये जुल्म ढा रही हो हम पर, कृपया हमें भाई ना बोलो, इससे तो अच्छा था कि तुम यहाँ आती ही नहीं। पारो खींच गई और बोली, देखो ज़्यादा नौटंकी ना करो, वरना कसकर एक कनपटी पर जड़ देंगे। मनीष ने कहा, अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मनीष बोला, अरे कुछ दिनों से ना मुझे मेरी बॉडी में दर्द हो रहा था, बुखार सा लग रहा था, जब टेस्ट कराया तो टाइफाइड और मलेरिया निकला, बस आगे तुम्हारे सामने ही हूँ, देख रही हो। पारो बोली, तुम्हारा और कोई नहीं है क्या। मनीष बोली, जी नहीं, हमारे यहाँ पर कोई नहीं है, पर गांव में हमारे अम्मा बाबूजी भैया भाभी हैं। रीता बोली, तो बुलाए काहे नहीं उनको। मनीष बोला, जी इसलिए कि वो लोग ना बस हमारी शादी के पीछे नहा धोकर पड़े रहते हैं। रीता बोली, तो कर लो ना। तब मनीष बोला, नहीं जी, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो अपने मन के मंदिर में पहले एक देवी को बिठा लिए हैं, अब जब जगह ही नहीं बची तो कैसे कर लें शादी। मनीष तिरछी निगाहों से पारो को देख कर बोल रहा था। पारो फिर से उसकी बात को काटते हुए बोली, रीता जरा देखना कुछ खाने को है भी या नहीं। रीता बोली, क्या पारो, इतना छोटा सा तो कमरा है, अगर कुछ होता तो दिख ही जाता, लगता है इसने कुछ दिनों से सिर्फ शायरियाँ ही बनाई हैं और खाना नहीं। पारो और रीता दोनों पहले तो मनीष का कमरा ठीक करती हैं और साफ सफाई करती हैं, उसके बाद उसके खाने पीने की व्यवस्था में जुट जाती हैं। थोड़ी देर में रोटी सब्जी बनाकर मनीष को खाने के लिए देती हैं। मनीष भी खाना खाकर दवा लेता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। मनीष मनी मन इतना ज़्यादा खुश था कि क्या कहना उसका मन तो कर रहा था कि खूब नाचे खूब गाए, अपनी खुशियों को कैसे व्यक्त करे उसे समझ नहीं आ रहा था। पर पारो और रीता उसकी आंखों की चमक से ही समझ रही थी कि उसके भीतर क्या चल रहा है। पारो ने कहा, देखो अब हम चलते हैं, तुम आराम करो, और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, आज मैंने जो भी किया है वो सिर्फ इंसानियत के नाते किया है, तुम्हें इसका कोई और मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जगह पर अगर कोई और भी होता तब भी हम यही करते। मनी सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया और चुप हो गया। पर मनी मन बहुत खुश था, उसे इतने में ही संतोष मिल गया था कि यह भी मेरे लिए अनमोल पल है। तुम मुझे प्यार करो ये ज़रूरी नहीं, मेरा एक तरफा प्यार भी मेरे लिए काफ़ी है। और वह मुस्कुरा उठा।